एक ऐसा मुसलमान, एक ऐसा कमांडर जिसने 12,000 की फौज के साथ स्पेन की लाखों की फौज को तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं तारिक बिन जियाद की। आज हम बात करेंगे तारिक बिन जियाद की जिंदगी के बारे में और उन्होंने किस तरह स्पेन को फतह किया। तारिक बिन जियाद के वालिद उत्तरी अफ्रीका के बर्बर कबीले से थे। इस कबीले पर मुसलमान बड़ी मुश्किल से गालिब हुए। इसी कबीले में से जियाद नाम का एक शख्स था जो एक मशहूर इस्लामी जर्नेल और अरब सरदार मूसा बिन नुसैर का गुलाम बना। जियाद बहुत बहादुर और जंगजू आदमी थे। उसने मूसा बिन नुसैर के साथ 15 से 16 जंगों में हिस्सा लिया था और बड़ी ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई बार नाजुक वक्त पर मूसा बिन नुसैर की जान भी बचाई। उसके इन एहसानात से मूसा बिन नुसैर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने जियाद को अपना मुंह बोला भाई बना लिया। और जब जियाद एक लड़ाई में बहुत जख्मी हो गए और काफी वक्त तक बीमार रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उनका नौजवान बेटा तारिक और उनकी माँ हलीमा दोनों मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में आ गए और उनके घर में रहने लगे। आज दुनिया तारिक बिन जियाद को मूसा बिन नुसैर का गुलाम कहती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मूसा बिन नुसैर का सुलूक उनके साथ एक बेटे की तरह ही था और वो उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। 7वीं सदी के शुरू में उंदुलुस यानी स्पेन के अंदरूनी हालात पादरियों की मनमानी के सबब बेहद खराब हो चुके थे। हुकूमत पर गिरजाघरों का कब्जा था, पादरियों का राज था। उनके इशारे पर स्पेन के तमाम हुक्मरान पाबंद चले आ रहे थे। हकीकत ये थी कि स्पेन के हुक्मरान सिर्फ नाम के ही हुक्मरान थे। असल हुक्मरानी इन्हीं पादरियों की थी। वे जिसे चाहते तख्त पर बिठा देते और जिसे चाहते तख्त से उतार फेंकते। जाहिर है कि जब स्पेन के हुक्मरानों की ये हालत थी, आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत के जालिमाना कानूनों और अमीरों और जागीरदारों के जालिमाना आर्थिक निजाम से स्पेन के ईसाई बहुत परेशान थे और कुछ ऐसा ही सुलूक यहूदियों के साथ भी था, बल्कि उनकी हालत तो जानवरों से भी बदतर थी। बादशाह और उसके अमीर लोगों से लेकर खानका के राहिबों और कलीसा में पादरियों तक सभी शराब व ऐश व इशरत में मदहोश थे। उनके दरबार खेल कूद का अखाड़ा थे और उनकी खानकाहें हसीन औरतों का परीखाना बनी हुई थीं। ये हालात थे स्पेन की 7वीं सदी में। उस जमाने में स्पेन पर हुकूमत गाथ कौम के आखिरी बादशाह रॉड्रिक के हाथ में थी। वह भी एक अय्याश किस्म का हुक्मरान था। ये कहानी शुरू होती है एक ईसाई अमीर काउंट जूलियन की बेटी के बलात्कार से, जो कि दस्तूर के मुताबिक उस जमाने में शाही महल में परवरिश पा रही थी। उसका नाम फ्लोरांडा था। वो बहुत खूबसूरत थी। बादशाह रॉड्रिक ने जबरदस्ती उसकी इज्जत तार तार कर डाली, जिससे उसके बाप काउंट जूलियन की गैरत जोश में आ गई और उसने अपनी मजलूम बेटी के साथ इस शर्मनाक घटना की खबर मिलने जालिम बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पक्का इरादा कर लिया। काउंट जूलियन, जो कि एक यूनानी और कुस्तुनतुनिया का रहने वाला था, वह जानता था कि अकेले रॉड्रिक की हुकूमत का तख्ता उलटना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि मुसलमानों की हुकूमत उसकी फरियाद सुन सकती है और उनकी मदद के जरिए उस जालिम बादशाह को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उसने मूसा बिन नुसैर को अपनी मदद के लिए पुकारा, जो कि उस जमाने में उत्तरी अफ्रीका के गवर्नर थे और स्पेन से बहुत करीब थे। काउंट जूलियन ने इस सिलसिले में उनकी हर किस्म की मदद करने और जानकारी पहुंचाने का भी वादा किया और उनको दावत दी कि स्पेन पर हमला कर दे। मूसा बिन नुसैर ने स्पेन के अंदरूनी हालात और जालिम बादशाह रॉड्रिक की अय्याशी और जुल्म व सितम के वाकयात सुनने के बाद उमैयद सल्तनत के मुस्लिम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को दमिश्क खत लिखा और स्पेन पर हमला करने की इजाजत मांगी। जवाब में खलीफा ने लिखा कि वाकयात और हालात की जांच किए बगैर कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मुनासिब यही है कि पहले वहाँ के हालात और वाकयात पर साफ साफ जायजा कर लो। फिर मूसा बिन नुसैर ने अपने एक जासूस तारिफ बिन मलिक को 500 मुजाहिदीनों के साथ स्पेन रवाना किया और वो वहाँ के हालात और वाकयात की मालूमात हासिल करके वापस लौटा और आकर बगैर किसी कमी बेशी के तमाम आंखों देखा हाल बयान कर दिया। जासूसों की वापसी के बाद मूसा बिन नुसैर ने दोबारा तारिक बिन जियाद को 7,000 की फौज देकर स्पेन की तरफ काउंट जूलियन के साथ रवाना किया और वह फौज कश्तियों पर सवार होकर स्पेन पहुंची और
और एक पहाड़ी पर डेरा डाल लिया। यह पहाड़ जो कि बाद में तारिक के नाम से अंग्रेजी में जिब्राल्टर और अरबी में जबले तारिक के नाम से मशहूर हुआ। इत्तेफाक से उस वक्त गात कौम का गवर्नर उस इलाके में अपनी फौज के साथ मौजूद था और उस इलाके की देखभाल के लिए निकला था। उसने एक अजनबी और नामालूम फौज को देखकर पहले तो उसे ताज्जुब हुआ और उसने यह सोचा ये लोग हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना बन जाएं। उसने मुसलमानों की फौज पर हमला बोल दिया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और वो वहां से भाग निकला। उसने महल में जाकर बादशाह रॉड्रिक को सब बताया कि हमारे मुल्क पर अचानक एक ऐसी कौम ने हमला कर दिया है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम कि वो लोग कौन हैं। अब बादशाह रॉड्रिक सोच में पड़ गया और उसने अपने लश्कर जमा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ मूसा बिन नुसैर ने जब ये सुना तो 5000 का लश्कर फौरन तारिक बिन जियाद की मदद के लिए भेज दिया। इस तरह इस्लामी लश्कर की तादाद 12000 हो गई। काउंट जूलियन उनके साथ था। वो चारों तरफ नजर बनाए हुए था और उसने अपने जासूस चारों तरफ फैला दिए थे। जब सारी फौज आ गई तब तारिक बिन जियाद ने कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया और कश्तियों को जला दिया गया और तारिक बिन जियाद ने फौज से मुखातिब होकर कहा, सुन लो, अब हमारे पीछे समंदर है और सामने फतह या शहादत, और यह दोनों ही बड़ी कामयाबी हैं। तारिक बिन जियाद पर एक अजीब सा जुनून सवार था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। काउंट जूलियन ने अपना दांव चला और महल के शहजादों और जागीरदारों को अपनी कहानी सुना सुना कर अपनी तरफ कर लिया और बादशाह रॉड्रिक का साथ ना देने की अपील की और आवाम को भी अपनी तरफ कर लिया। दरअसल बादशाह रॉड्रिक से उसकी आवाम की नाराजगी पहले से ही चली आ रही थी। जब उनको काउंट जूलियन लड़की के साथ हुए हादसे का इल्म हुआ तो वो उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए और गाद शहजादों का साथ मिल जाने के बाद इस्लामी लश्कर की ताकत और बढ़ गई। तारिक बिन जियाद समझ गए कि अल्लाह की मदद आ रही है और अब अल्लाह फतेह जरूर देगा। गाद शहजादों ने कुछ शर्तों के साथ तारिक बिन जियाद का साथ देने का फैसला कर लिया। तारिक बिन जियाद अपना लश्कर लेकर आगे बढ़े। उधर बादशाह रॉड्रिक्स भी अपना लश्कर लेकर रवाना हुआ और दरियाए ग्वाडल क्विक के किनारे दोनों फौजों ने अपने खेमे गाड़ लिए। 25 रमजान सन 711 ईस्वी को दोनों फौजें मैदान में आ गईं। पहला हमला रॉड्रिक्स ने किया। बादशाह रॉड्रिक को अपने पहले दस्ते पर बहुत भरोसा था और उसने 2 शहजादों को जंग के लिए आगे भेजा और दोनों शहजादे मैदान छोड़कर भाग गए। ये सूरत हाल देखकर रॉड्रिक परेशान हो गया, लेकिन उसका लश्कर अभी भी इस्लामी फौज से 10 गुना बड़ा था। बादशाह रॉड्रिक्स ने अपने सिपाहियों को जोश दिलाना शुरू किया, लेकिन उसके सिपाही सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते थे। उनमें कोई भी जोश नहीं था। उधर इस्लामी सिपाही अल्लाह की रजा के लिए शहीद होने को तैयार थे और यही जमीन व आसमान का फर्क था दोनों फौजों में। लड़ाई 7 दिन तक चली, जिसमें 6000 इस्लामी सिपाही शहीद हुए और 50,000 स्पेनी कत्ल हुए और बाकी जो बचे थे वो भाग गए। 7वें दिन की जंग में तारिक बिन जियाद ने अपना घोड़ा बादशाह रॉड्रिक्स की फौज के मेन दस्ते में घुसा दिया और ललकार कर उससे लड़ने के लिए कहा, लेकिन वो बुजदिल रत्नुमा चांदी की बग्घी पर सवार था। उसने तारिक बिन जियाद से लड़ने के बजाय बग्घी घुमाकर भागना ज्यादा सही समझा। तारिक बिन जियाद ने उसका पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिल सका। दरिया के किनारे उसकी बग्घी और घोड़ा कीचड़ में फंसे हुए मिले। उसके कुछ कपड़े व जूते भी वहां पड़े हुए मिले। उसकी मौत कैसे हुई या वह कहां चला गया, इसका कुछ भी पता नहीं चला। पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि वह दरिया पार करने की कोशिश में डूब गया। इस तरह मुसलमान स्पेन के हुक्मरान बन गए और 700 सालों तक शान से हुकूमत की। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।